हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यानी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जिनका एग्ज़ाम 2 सितंबर मॉर्निंग में यानी कि शिफ्ट 1 में हुआ था। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस है विच मेटल इज डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल हम लोग को यूज करना होता है वो केमिकल का जो पहला क्राइटेरिया होता है कि साइज उनकी बड़ी होनी चाहिए यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए। तो वो केमिकल जो आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम में, उन केमिकल में सबसे सुटेबल कौन सा हो जाए जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है। तो आपके लिए सबसे बड़ा साइज वाला जो केमिकल है यहाँ पर एक केमिकल है वो है सीजियम। और सीजियम केमिकल के बारे में जैसे आपको पता भी है कि सीजियम केमिकल की आयोनाइजेशन एनर्जी भी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर आपके लिए मेटल जो डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 4 ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में among the following properties which property trend in magnitude is trend from other across the period। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज तो समझें कि इस चीजों में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और डेल्टा EGH यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा IH, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पीरियड की बात हो रही है। इन पीरियड तो यहाँ पर ये Z इंक्रीज होने से Z की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ये भी इंक्रीज होता, यानी पीरियड में अगर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EGH डेल्टा IH। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया क्योंकि डेल्टा EGH की वैल्यू जब निकालेंगे तो बहुत अच्छा जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला केमिकल होगा उसमें डेल्टा EGH की वैल्यू निगेटिव होगी, तो इसलिए वहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज क्वेश्चन में पूछा है। खैर, डेल्टा EGH की वैल्यू ये। लेकिन जब हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, जब एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा, Z डिक्रीज होगा। तो इस केस में उन्होंने पूछा कि कौन डिफरेंट है। जैसे हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, Z की वैल्यू इंक्रीज होती है। जब Z की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, डेल्टा EGH हो या डेल्टा IH हो, ये सारी की सारी चीजें क्या होगी, ये भी इंक्रीज होंगी। लेकिन जब एटॉमिक साइज की बात होगी, एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस की बात होगी तो वो डिक्रीज करेगा। इनका ट्रेंड जो है वो अपोजिट होगा। तो यहाँ हम लोग के पास जैसे है कि डेल्टा EGH है, हाँ नॉर्मली कुछ एक्सेप्शनल केस है लेकिन वो नॉर्मल बात पूछें, जनरल बात की लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सी चीजें एक जैसी दिखेगी और कौन सी चीजें अपोजिट होगी। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा जो न्यूक्लियर चार्ज के अपोजिट वर्क करता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EGH और डेल्टा IH यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीनों जो है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से बढ़ता है, यानी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। तो यहाँ ऑप्शन एटॉमिक रेडियस हम लोग ले लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर ओजोन के बारे में पहले भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, पी ब्लॉक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ओजोन। तो ओजोन से रिलेटेड उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस, इससे पहले उन्होंने ओजोन का शेप पूछा, ओजोन कैसा होता है, ओजोन बेंट होता है। तो हम लोग ने देखा कि ओजोन बेंट होता है, ओजोन में एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पर होता है और ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। लेकिन इस बार जो ओजोन का इस्तेमाल किया उन्होंने, वो यूज किया है वो किस तरीके से, तो उन्होंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इनका यूज किया है, यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो ओजोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग उनके ऑप्शन के हिसाब से
ऑप्शन को देखेंगे। उन्होंने पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले ओजोन के लिए कहां पर होता है, तो हम लोग कहते हैं अपर स्ट्रेटोस्फीयर जो है कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन, और साथ ही कह सकते हैं कि ओजोन जो है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, उससे प्रोटेक्ट हम लोग को करता है, क्योंकि दीज रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर, तो वो स्किन कैंसर ना हो तो उसको प्रोटेक्ट करता है, तो वहां पर एज ए शील्ड काम करता है। तो यहां आपके पास पहला जो ऑप्शन है ओजोन एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट यूवी रेज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी फर्स्ट, यानी कि 1 वाला जो हो गया ये करेक्ट हो गया। एक्ट्स एज अ शील्ड टू आवर एटमोस्फियर, तो ये भी ऑप्शन शील्ड का काम करता है, ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट में आपके पास यहां पर है टॉक्सिक लेयर एंड द कन्वर्ट NO2 NO2। ओजोन के बारे में एक और चीज बता दें कि ओजोन केमिकल बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। जब से शुरू में जैसे मैंने कहा है कि ओजोन केमिकल थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि वो केमिकल इजिली डिकम्पोज O2 में हो जाता है। ये हम लोग को जैसे दिखाया गया है या हम लोग ने पढ़ा भी है। तो ओजोन केमिकल को हम लोग जब यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, अगर NO के साथ अगर इसका रिएक्शन होगा तो ये इनको ऑक्सीडाइज करके NO2 विथ ऑक्सीजन बना देगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हम लोग करेक्ट लेकर के चले गए। वैसे आपको अब पता चल गया हो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में देख ले कि है क्या ये। इट कन्वर्ट Cl फ्री रेडिकल ऑफ CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू क्लोरीन डाइऑक्साइड। वहां पर स्पेशली क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इस केमिकल को यानी कि CFCS जो है ये FREONIAN फेरियोन्स के नाम से जाना जाता है, कभी वो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और ये केमिकल नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, और यूज करता है यूज इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर मेनली जो है कि और भी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल था। अब यहां पर क्या है कि जब CFCS रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो एटमॉस्फेयर में मौजूद और गैस के साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। बताइए स्ट्रेटोस्फेयर कौन सा, जहां पर ओजोन था, है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जब वो पहुंचता है तो स्ट्रेटोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट जो वहां पर मौजूद है, वो अल्ट्रावायलेट क्या करता है कि इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक होने के बाद यानी कि ये देखिए CF2Cl2 गैस जो है ये जब ब्रेक होगा यानी कि कौन सा अल्ट्रावायलेट से, तो ये देखिए Cl रेडिकल बना देगा और साथ में CF2Cl ये आपके पास बन गया। ये है CF2Cl2 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट होगा। अब ये क्लोरीन रेडिकल, ये जो आपके पास जो रेडिकल है Cl रेडिकल रिएक्ट्स विथ ओजोन। क्लोरीन जो रेडिकल है यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद जो केमिकल आपके सामने बनता है वो Cl रेडिकल, यानी कि यहां पर हम आपको दिखा दें, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, ये भी गैस हो गया, और साथ में O2 गैस। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि यही है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये कौन सा है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, जबकि वहां पर उन्होंने लिखा है क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जो उन्होंने पूछा ही है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, तो आप यहां पर थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। अब मैंने अलग अलग फॉर्म से यानी अलग अलग लोगों से जब इस पर डिस्कस किया तो H पॉजिटिव के साथ हीट है, किसी ने कहा कि H2O है, किसी ने कहा कि वहां पे H पॉजिटिव के साथ H2O भी दिया, किसी ने कहा हीट दिया हुआ। तो अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मैंने दोनों ऑप्शन ले लिए हैं। उन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हमने दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि है क्या
ये कुछ केमिकल्स दिया हुआ है अल्कीन टाइप का, और उस अल्कीन टाइप में H पॉजिटिव है, ये क्लियर है। तो H पॉजिटिव विथ अल्कीन आपको तो मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले कराते हैं, सबसे पहला काम तो वहां से शुरू कर लेते हैं, आगे का बाकी देखेंगे। ये देखिए, ये है आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, H पॉजिटिव है, ये यहां पर इसको अटैक करेगा और इस फॉर्म में आने के बाद ये वैसा ही रह जाएगा। अब यहां पर आपको मालूम है कि H पॉजिटिव यहां और यहां दोनों जगह जुड़ सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये वाले केमिकल सेकेंडरी है, तो कार्बोकैटायन यहां ना बन करके यहां बनेगा, तो कार्बोकैटायन वहां पर बना दो और एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दो। ये हो गया आपके पास इस तरीके का। अब नेक्स्ट में यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल जो है कि 6 मेंबर्ड है, तो यहाँ पर रिंग को एक्सपैंड कर दो। रिंग एक्सपैंड करने से पहले यहाँ पर हम एक नंबर दे दें ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये आपने नंबर दे दिया। अब आप देखिए कि जब एक्सपैंड हुआ तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आकर लगा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पाएगा, सेकंड नंबर पर। तो चलो ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर अपने मन से ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पर नंबरिंग भी अपने मन से कर दो। 1, चलो हम 1 इसी से करते, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर इस फॉर्म में 2 नंबर पर यानी कि सेकंड नंबर पर एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है और एक फर्स्ट नंबर पर है, ये ऐसे कर दिया। और आप देखिए कि यहां पर पॉजिटिव कहां, सेकंड नंबर पर। ये हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्म आ गया, यानी कि अब यहां से शुरुआत होगा इन दोनों का काम की। पानी दिया हुआ था या डायरेक्ट हीट दिया हुआ था, क्या था, वो यहां से शुरू होगा। तो उन दोनों केस में फर्स्ट में ये देखिए अल्कोहल विद दिस यानी अल्कीन, ये दोनों में 1 और 2 ऑप्शन तो हटा दो। अब थर्ड और फोर्थ में यहां पर देखिए ये दोनों आपके पास, अब पता नहीं ये ऑप्शन ऐसे दिया होता, चलो ठीक है। तो एक्सपेंशन में यहाँ पर तीनों 5 मेंबर रिंग है, यहाँ भी 5 है और 6 मेंबर रिंग के अकॉर्डिंग ये, चलो ठीक है। तब 6 मेंबर रिंग तो एक ही यहाँ पर है, तो OH का और ये दोनों में से कौन सा होगा, तो OH के हिसाब से अगर ये ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है तो आपको तो पता है कि इसके अकॉर्डिंग अब यहां पर अगर ये H2O वाला ऑप्शन है और डायरेक्ट अगर हीट है तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहां ये वाला फॉर्म। अब इसमें दोनों में से हीट दिया हुआ था नहीं दिया हुआ था ये पता नहीं है, या डायरेक्ट सिर्फ H2O था, तो उस केस के अकॉर्डिंग तो एक को हम यहां पर एलिमिनेशन कर लेते हैं और एक में हम डायरेक्ट OH ऐड करते हैं, तो एक का ऑप्शन तो ऐसा आ जाएगा। और दूसरे में अगर आपने यहां पर पानी ऐड किया है तो पानी ऐड करने के बाद ये केमिकल OH इस तरीके से बन जाएगा। अब ये इसी तरीके का दिया हुआ है तो इस केस में आपके पास ये 2 प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने के बाद जो दूसरा वर्क करेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि डबल बॉन्ड दिखा रहे, तो 5 मेंबर्ड रिंग आपको दिखता है या 4 मेंबर्ड या 3 मेंबर्ड, तो वहां पर एक्सपेंशन हम लोग कराते हैं। तो वहां पर एक्सपेंशन कराने के बाद ही हम लोग सेकंड फॉर्म जो है, यानी कि अगर आपको कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है या आपको डबल बॉन्ड में शिफ्ट करना है कार्बोकैटायन को, तो वो आपको सेकंड नंबर पर एक्सपेंशन के बाद करना है। तो मैंने यहाँ पर वही किया कि अगर ये पॉजिटिव है तो अब आपका पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर आपके पास अगर आपके पास डबल बॉन्ड नहीं है, डायरेक्ट अगर OH दिया तो ये ऑप्शन। तो दोनों में से एक तो ऑप्शन ये था 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके पास 3 सही है। अगर ये ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसा होगा तो भी हम यहाँ पर इन दोनों में जो भी आपके पास ऑप्शन होगा, जैसा यहाँ पर, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कौन सा किसने इसको सही बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया, किसी ने
इन ऑप्शन को बताया है कि ऐसा दिया हुआ था, किसी ने ये बताया था, तो उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आपके पास है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग दिस रिएक्शन। ये केमिकल दिया हुआ HBr एक्सेस है, KOH हीट दिया हुआ है, ओजोन जिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर आपसे C, A और B प्रोडक्ट अलग अलग ऑप्शन में पूछा गया है। तो आपसे यहाँ पर तो सबसे पहले तो खैर 4 ऑप्शन को हटा लो। 4 ऑप्शन में क्यों हटा लो? क्योंकि यहाँ पर COH दिया हुआ है और O3 जिंक का आपको फंक्शन पता है। O3 जिंक जो होता है वो रिडक्टिव ओजोलिसिस करता है, यानी कि वो कार्बोनाइल तक ला करके छोड़ देगा, अल्डिहाइड या कीटोन ही बनेगा। तो वहां पर आपने देखा कि एक एसिड बना हुआ, तो ये ऑप्शन तो 4 हट गया। बाकी ऑप्शन कौन सा होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तरीका क्या होगा इसको क्वेश्चन को करने का? तो सबसे पहले हम इस केमिकल को एक बार लिखते हैं। ये केमिकल में O ये ऐसे दिया हुआ है, यहां पर ये है, और HBr है, यहां पर डबल बॉन्ड है। तो यहां पर सबसे पहले ये प्रोटोनेशन कराएगा। ये प्रोटोनेशन के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव को यहां पर ले लो और Br को यहां से हटा दो। तो इस केस में पहला प्रोटोनेशन करा दो। प्रोटोनेशन कराने के बाद ये देखिए ये प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन के बाद ये हो गया H पॉजिटिव। प्रोटोनेशन के बाद जो आपके पास नेक्स्ट केमिकल जो है Br माइनस है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आपके पास बॉन्ड को टूटने का फॉर्म एक तो ये है, लेकिन जब ये टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। जबकि जब इधर से अगर ये टूटता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, जो कि कंजुगेशन भी है, और यहाँ पर सेकेंडरी भी है। तो ये वाला ज्यादा सुटेबल है, इसलिए ये केमिकल यहाँ से टूटा, यहाँ पर पॉजिटिव आया, और ये केमिकल यहाँ पर अटैक कर दिया। तो अटैक करने के बाद जो केमिकल आपके सामने मिलने वाला है वो केमिकल ऐसा कुछ मिल गया। ये हो गया OH, और ये इस तरीके का आपके पास यही रह गया, और यहाँ पर एक Br जुड़ गया है, और ये ऐसा आ गया। अब ये केमिकल में क्योंकि एक्सेस दिया हुआ है HBr, एक HBr तो इस तरीके का एक बार प्रोटोनेशन करके यहाँ Br को जोड़ दिया है। HBr क्योंकि एक्सेस दिया हुआ है, तो HBr जब एक्सेस दिया हुआ तो उस केस में ये फिर से एडिशन कराएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब होगा तो ये फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब यहाँ पर कराएगा, तो इस केस में अब यहाँ H और Br के जुड़ने की जगह पूछते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इस जगह पर यानी H को यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, ये वाला पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला फॉर्म जो होगा तो वो पॉजिटिव वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग, चलो हम एक बार बना कर दिखाते हैं आपको कि ये केमिकल ले लिया, OH हो गया, और ये है आपके पास इस तरीके का ये Br, यहाँ पर H जोड़ दिया। H जोड़ने के अकॉर्डिंग एक तो आपके पास ये हो गया, और दूसरा फॉर्म जो होगा इसी में ये Br, यानी कि H को यहां पर जोड़ दो और ये पॉजिटिव। तो आपको मालूम है कि जब ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म तो ये होगा कि H को यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ पॉजिटिव बन गया, और दूसरा फॉर्म में है कि अगर आपने H को यहाँ जो है पॉजिटिव यहाँ, तो इट इज अनस्टेबल एंड इट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए प्रोडक्ट हम लोग के पास ये बनेगा। जो नेक्स्ट Br होगा वो यहीं पर आकर के जुड़ जाएगा। तो Br के जुड़ने के बाद जो केमिकल हम लोग के पास यहाँ मिलने वाला OH, ये ऐसा हो गया, ये इस तरीके का Br, और यहां आ जाएगा नेक्स्ट Br, यहां आ गया। ये हो गया केमिकल कौन सा? A। यहां पर A का काम खत्म। अब नेक्स्ट में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल जैसे आपको मालूम है
कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एलिमिनेशन करेगा। तो एलिमिनेशन करने के लिए अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि ये अल्फा और ये बीटा, तो आपके पास हाइड्रोजन देखिएगा, बेस यहां से H खींचेगा, तो H को यहां से खींचने के बाद ये यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। दूसरे केस में फिर से यहां पर आपके पास ये अगर ले लेते ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां पर भी आपके पास H है, ये यहां से आएगा, तो ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाएगा। तो उस केस में अपने पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट ऐसा कुछ बन जाएगा, ये देखिए इस तरीके का, ऐसा, और ये इस तरीके का, है ना। ये हो गया आपके पास बी प्रोडक्ट, ये ए था। अब नेक्स्ट में यहां O3 विद जिंक दिया हुआ, तो O3 विद जिंक क्या करें कि इन केमिकल को रिडक्टिव करना है, तो ये यहां से ब्रेक कर लो। जब यहां से ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद अपने पास जो केमिकल मिलेगा वो केमिकल OH विथ CHO, एक केमिकल ये यहां और यहां से 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला ये केमिकल आ जाएगा CHO, और फिर थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा HCHO, है ना। थर्ड केमिकल HCHO आ जाएगा। तो देखा आपने कि इस वाले केमिकल्स में हम लोग को सबसे पहले प्रोटोनेटेड करने को कहा गया था, प्रोटोनेटेड कर दिया। प्रोटोनेटेड करने के बाद बॉन्ड को हम लोग ने इधर शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर Br को अटैक करा दिया, Br यहाँ आ गया। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को फिर से HBr सिलेक्शन किया गया, क्योंकि वहां पर एक्सेस दिया हुआ था, तो एक्सेस में HBr के साथ रिएक्शन करने के बाद पॉजिटिव यहाँ और यहाँ 2 जगह पर बना, तो पॉजिटिव आपने कहा कि ये ज्यादा स्टेबल है, कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तो इस वजह से यहाँ पर नेक्स्ट Br को यहाँ पर जोड़ दिया, या ऐसा हो गया। ये प्रोडक्ट आपके पास A बन गया था। फिर KOH क्वेश्चन में दिया हुआ है, एलिमिनेशन करा दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये बन गया। O3 विथ जिंक है, तो O3 विथ जिंक को यहाँ पर रिडक्टिव करना है, यानी कार्बोनाइल तक छोड़ना है, तो यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड आ गया। ये बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहाँ पर CHO और एक फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ए वाले ऑप्शन में आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ये है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में Br को उन्होंने इसके अकॉर्डिंग लगा दिया है जो मैंने यहाँ पर बनाया था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में उन्होंने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, तो ये गलत है, और यहाँ पर COH है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ग्लूकोज के साथ है, ग्लूकोज का कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ AC2 इन XYZ प्रोडक्ट फॉर्मेशंस। अब ग्लूकोज के लिए सबसे पहले देखिए कि उन्होंने कुछ रिएक्शंस डाला हुआ है, तो ग्लूकोज का पहले हम आपको स्ट्रक्चर बना दे, उसके बाद ही कुछ करते हैं। CHO हो गया, CHOH होल 4 CH2OH। अब ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन आप कराइए नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का काम क्या है कि एल्डिहाइड केमिकल को एसिड में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड तक पहुंचाता है। सेकेंडरी अल्कोहल में ये कुछ नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पर ये केमिकल जो बनेगा ये COH, ये CHOH, ये आपके पास ऐसा हो गया, और ये आपके पास COOH। इस केमिकल का नाम है सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड। अब ये सैक्रिक एसिड बन गया। यहां इसके बाद ये केमिकल है फिर से AC2O। AC2O हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, जो केमिकल का फॉर्मूला है CH3COOCH3 होता है। और इस केमिकल का आपने इस्तेमाल देखा भी है। ये केमिकल का यूज जो है एसिटाइलेशन है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज में हम लोग ने देखा था, वो केमिकल है। और ये
OH को कंफर्मेशन में भी यूज किया गया कि OH कितने हैं। तो यहाँ आपके पास इस वाले केमिकल में रिएक्शंस का तरीका क्या है, अगर आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा लिख के दिखा दें कि इस वाले केमिकल में ROH CH3 COO CO CH3 से रिएक्शन करता है, तो ये केमिकल इस तरीके से अटैक करता है, ये केमिकल इधर आता है, ये वापस आता है और ये यहाँ से लीव कर जाता है, यानी केमिकल जो बनेगा फाइनल OCOMe, ये केमिकल बनने वाला है। तो यहाँ पर भी सेम केमिकल क्या कीजिएगा, CH COOH COOH, और यहाँ आपके पास जो केमिकल बनाओगे वो केमिकल कौन सा बन जाएगा, OCOMe ना, OCOMe। ये वाले केमिकल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा है, ये हो जाएगा ऐसा, OCOMe यानी कि 4 मोल यूज कर लिया। अब उसी तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज का फिर से रिएक्शन है, इसी ग्लूकोज का रिएक्शन डायरेक्ट AC2O से किया गया। अब यहाँ ग्लूकोज में देखिए कितने, 4 और 1 5 है, तो यहाँ पर जो केमिकल बनेगा यानी कितने मोल इस तरीके से कन्वर्ट होंगे, तो आप यहाँ पर 5 मोल यूज करेंगे, 4 यहाँ और 1 यहाँ। नेक्स्ट में यहाँ H2 निकल दिया हुआ, तो H2 निकल क्या करेगा, ये अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो CHOH होल 4 CH2OH। तो यहां अगर हम रिएक्शन कराएं AC2O से, तो आप बताओ कितने होंगे, एक बार यहां पर 4 यहां और 1 यहां, तो यहां कितने मोल कंज्यूम होंगे, 6 मोल, 6 यहां कंज्यूम हो गया, और इस वाले में तो आपने कह ही दिया 5, और यहां पर कितना हो गया 4, तो इस वाले में आपने कंज्यूम कितने किए, 4 किए। इस वाले में कितने, तो नॉर्मल ग्लूकोज है जिसमें आपने कंफर्म किया था कि 5 OH होता है, तो ये 5 हो गया, और इस वाले में ये केमिकल देख लिया 6, तो 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 3 वाला आंसर। नेक्स्ट केमिकल है व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3 इज ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, 3 moles of AgCl are obtained। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देखिए सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस केमिकल को ट्रीट करते हैं, तो इस केमिकल में 3 मोल AgCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉसिबल कब है कि CrCl3 सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो ठीक है उन्होंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ। दूसरी बात है कि अगर Cl के साथ 3 मोल की PPT फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, और उन्होंने एक ही ऑप्शन में देखो दिया हुआ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0। ऑल्दो ये केमिकल को नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है उन्होंने दिया है कि नहीं, क्योंकि ये केमिकल हम लोगों ने CrH2O होल 6 Cl3 में जब हाइड्रेट आइसोमर्स देखे तो वहां पर एग्जिस्ट 3 केमिकल कर रहा था, 3 केमिकल फॉर्म, ये केमिकल तो नहीं बनना था। लेकिन खैर चलो, यहाँ पर उन्होंने कहा कि कौन सा केमिकल 3 मोल AgCl का PPT फॉर्म करेगा। तो आपको मालूम है कि CrH2O होल 6 से Cl3, अगर यहाँ पर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, 3 मोल तभी बनेगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने होने चाहिए, 3 Cl होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 AgCl बन गया। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर केमिकल में 1 ही मोल PPT बनेगा, यहाँ पर 2 मोल का बनेगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में ही पूछा कि फॉर्मूला क्या होगा जब 3 मोल AgCl का PPT, तो CrCl3 इस तरीके का फॉर्म में दिखने वाला है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया PSCH2RX के साथ है कुछ केमिकल उन्होंने बना के रखा है PSCH2NHR, which of the following alkyl halide is the best suited for this reaction through SN1 reaction। अब यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया कि कौन सा आपको यहाँ पर अल्काइल होगा, CH3Br, CHBr,
C6H5CH2Br और C2H5Br। अब सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट की तरफ देखे भी ना, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, क्या मैकेनिज्म है। सिंपल वे में अगर आपको एक चीज दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पर रिएक्शन कौन सा दिया हुआ, SN1 यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और वहां पर उन्होंने देखिए पहला ऑप्शन फर्स्ट और 4 ये दोनों के दोनों प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बोकैटायन तो बनता ही नहीं, स्टेबल ही नहीं, तो फॉर्म में 1 और 4 तो ये SN2 के लिए सुटेबल है, तो 1 हट गया, 1 और 4 हट जाएगा। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा ही नहीं, यानी कि बेंजीन के ऊपर कार्बोकैटायन स्टेबल मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता नहीं, तो ऑप्शन मिला जुला के कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। क्योंकि इस वाले केमिकल में अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो C6H5CH2Br C6H5CH2 प्लस Br माइनस कार्बोकैटायन बनेगा, बाकी कोई कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं। तो खैर अगर ये ऑप्शन यही दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने में कुछ सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको एक ही केमिकल है जो SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा, बाकी तीनों में तो SN1 का चांस है ही नहीं। तो उस हिसाब से अगर ये केमिकल दिया हुआ है तो इस केमिकल में R पूछा है, तो आपको प्रोडक्ट बना के दिखा दें कि PHCH2NH अगर यहाँ पर केमिकल है, निक्लोफाइल है, और यहाँ पर C6H5CH2Br केमिकल अगर है तो उस केमिकल के अकॉर्डिंग कार्बोकैटायन वहाँ पर बना लो, और ये केमिकल को CH2NH CH2 C6H5 ये केमिकल आपको मिल जाएगा। खैर तो इस ऑप्शन में अगर यही क्वेश्चन है तो इस ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेंसिलिन। पेंसिलिन में कायरल सेंटर पूछा गया, तो पेंसिलिन केमिकल में बोलो पेंसिलिन नहीं, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर पेंसिलिन को उन्होंने दिया नहीं था, ऑल्दो उन्होंने वही केमिकल दिए जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है, तो मैंने आपको बना दिए तो आपको निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पेंसिलिन सिर्फ दिया था इंटीजर में, और उन्होंने कायरल पूछे, तो सबसे पहले खैर देख लेते हैं। तो ये वाले केमिकल कायरल के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए और sp3, तो ये केमिकल तो कंजुगेशन में है, तो ये वाले केमिकल नहीं होगा, ये भी sp2 ये तो होगा नहीं। ये वाले केमिकल में 1 2 3 4, तो ये वाला कायरल हो जाएगा, है ना। तो पहला कायरल ये हो जाएगा। ये वाले केमिकल sp2 है तो कायरल नहीं होगा। ये वाले केमिकल का लोन पर कंजुगेशन में है तो ये भी कायरल नहीं होगा। ये वाले केमिकल में 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर मान लो, तो ये भी कायरल होगा। यहाँ पर दोनों लोन पेयर है तो ये भी कायरल नहीं होगा। यहाँ आपके पास दोनों लोन पेयर सेम है, यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप है तो ये भी कायरल नहीं होगा। यहाँ पर 4 डिफरेंट है, तो आपके पास कायरल 1 कायरल 2 और कायरल 3, तो टोटल नंबर ऑफ कायरल पूछा था पेंसिलिन में, तो हम लोग के पास 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ अ कंपाउंड AB4 इज ए पोलर कोवेलेंट देन इट्स पॉसिबल ज्योमेट्री। तो AB4 टाइप के केमिकल हैं, तो AB4 में अगर वो उन्होंने दिया है तो AB4L AB4L2 अगर ये हो ऐसे केमिकल, तो इन केमिकल में अगर हम यहाँ पर बनाएं तो ये वाले केमिकल B B B और B टेट्राहेड्रल, ठीक है। हाँ, अगर ये कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग बोले AB4 में अगर स्क्वायर प्लेन होगा तो भी वो पोलर तो नहीं होगा, नॉन पोलर होगा। टेट्राहेड्रल में 4 डिफरेंट ग्रुप है तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0। AB4L के लिए अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4, ये B B B और B, और ये केमिकल इस तरीके से, ये केमिकल सीसा हो गया, और ये वाले केमिकल लोन पेयर, ये B B B और B, ये हो गया स्क्वायर लेनर। अब आपके पास ये ऑप्शन है, तो अगर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग चले तो डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये भी कैंसिल करेगा, यानी कि म्यू इक्वल टू 0। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि केमिकल की ज्योमेट्री में
कुछ ना कुछ पोलर फॉर्म होना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर हट गया। टेट्राहेड्रल इसलिए हटेगा क्योंकि टेट्राहेड्रल केमिकल भी नॉन पोलर होता। अब सीसॉ और स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, स्क्वायर पिरामिडल में ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल का मतलब आपके पास AB5L होना चाहिए। यहाँ पे AB4L है। स्क्वायर पिरामिडल के लिए अगर आपको यहाँ पर ध्यान हो, ये इस तरीके का, तो ये AB5L का केस है, तो ये भी नहीं होगा। सीसॉ केमिकल जो है कि वो पोलार भी है, और ये सुटेबल सेंटेंस जो यहाँ पर दिया कि AB4 के साथ पोलार कोवलेंट एज ए पॉसिबल, तो ये पोलार है। इन दोनों का अगर यहाँ पर देखें तो नेट यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा। ये वाले केमिकल को अगर देखें तो इन दोनों में यहाँ पर पोल इस तरीके से लगेगा, दोनों बी इधर, ये इधर, लेकिन एक्चुअल में वो ये 180 पर होगा भी नहीं। ये केमिकल तो इस तरीके से होगा, सीसॉ केमिकल। तो खैर, तो ओवरऑल मिला जुला करके ये कह सकते हैं कि यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा सीसॉ केमिकल में। तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। खैर, तो वैसे मैंने आज मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस पर आपसे डिस्कस किए हैं, और मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि इनमें कुछ और जो है कुछ करेक्शन है, कुछ ऑप्शन में कुछ करेक्शन है, कुछ या क्वेश्चंस के लैंग्वेज में कुछ करेक्शन है, तो आप मुझे जो है कि बताएं। जो हम अगर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम उन क्वेश्चंस को, या जो क्वेश्चन छूट गए हों जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए हों और वो यहाँ पर यूज़ नहीं, तो उनको हम जो है कि सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में जो है कि हम उनको ऐड करेंगे। आप अगर कुछ क्वेश्चन आपके पास है जो यहाँ पर मैंने शामिल नहीं किया है, तो आप जो है कि मेरे मेल जो है पर भेज सकते हैं, जिसमें हम आपको अगले इसमें जो है कुछ को शामिल कर लेंगे। मेरा मेल है अख्तर अमीन 041 @gmail.com। जो क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए हैं, जिनको मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, वो इस मेल पर आप अगर सेंड कर दें, तो नेक्स्ट जो हम इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो उनमें इन क्वेश्चन को फिर से हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।